गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जब मैंने क्लास में ये चैप्टर करवाया था तो क्लास में मुझे शायद इतना याद है, जब जहाँ से मैंने क्लास में छोड़ा हुआ तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब ये चैप्टर भी खत्म करना है जिसमें एक दो थियरी बाकी, कुछ ज़्यादा बाकी नहीं है और एग्जाम्पल थोड़े ज़्यादा होंगे। तो एक दो वीडियो एग्जाम्पल के हो जाएंगे, एक थियरी का मतलब कि कुल मिला 3 वीडियो अभी चैप्टर 11 के होंगे, फिर चैप्टर 11 खत्म होगा। उसके बाद मुझे आपको एक चैप्टर और पढ़ाना है, चैप्टर नंबर 15 वेव्स। ओके, और वेव्स चैप्टर में जो कट पोर्शन किया हुआ है उसके बाद जो निकलता है उस हिसाब से इतना लेंथी नहीं है चैप्टर, जल्दी खत्म हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम सिलेबस खत्म कर देंगे, इस मतलब मई 15-20 में तक से पहले तक हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, अभी बात करते हैं चैप्टर 11 की, टाइम पास नहीं करेंगे, थोड़ा उसका जो चैप्टर आगे बढ़ा चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक, तो चैप्टर पढ़ रहे थे अच्छे से और मैं थोड़ा आपको रिमाइंड करूँगा कि चैप्टर में हम क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मतलब जिस टॉपिक से मैंने थोड़ा आपको लास्ट में रखा हुआ था जिससे हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे, आप लास्ट का मेरा बोर्ड वर्क चेक कर सकते हो। मैंने आपको पढ़ाया था कैलोरीमेट्री के बारे में, मतलब कि कैलोरीमीटर एक टाइप का ऐसा डिवाइस है जिससे आप हीट को मेजर कर सकते हो। और कैलोरीमीटर किस तरीके से बनाया था मैंने आपको पूरा, और डिवाइस किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट बनाया था वो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। और उस कैलोरीमीटर से कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 था, 4 था, 5 नंबर वाला भी मैंने करवाया था कि अगर आइस है -12 डिग्री सेल्सियस पे और उसे आप हीट दोगे तो वो मेल्ट होगा, मतलब कि वो वाटर नहीं होगा, वाटर प्लस आइस का मिक्स होगा, मतलब कि सीधा वाटर में उसका जो स्टेट है वो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब सिर्फ ओनली पर टेम्परेचर चेंज होगा, तो उसके लिए हीट कितनी देना पड़ेगी, फिर उसे उसका स्टेट चेंज करना, मतलब उसे पूरा वाटर में कन्वर्ट करना है तो फिर उसे कितनी हीट देना पड़ेगी, फिर वाटर प्लस वेपर करना है, फिर उसे ओनली फॉर वेपर में लेके जाना है। तो डिफरेंट स्टेट में किस तरीके से हीट को दिया जाता है, हीट किस तरीके से लॉस करता है, कैसे गेन करता है, पूरा वो कैलोरीमीटर के जो एग्जाम्पल थे उसमें हम डिस्कशन कर रहे थे। ये लास्ट लेक्चर के बारे में आपको बता रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको तो थर्मल एक्सपांशन के बारे में आपको बताया था। थर्मल एक्सपांशन ये होता है कि अगर किसी बॉडी को आप हीट देते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका डायमेंशन इंक्रीज होता है, जैसे कि लेंथ का इंक्रीज होना, एरिया का इंक्रीज होना, वॉल्यूम का इंक्रीज होना। 1D 2D 3D तीनों डायमेंशनल की बात करते हैं। 1D है, 1 डायमेंशनल है तो लेंथ की बात होती है, 2 डायमेंशनल है तो एरिया की बात होती है, और 3 डायमेंशनल है तो वॉल्यूम की बात होती है। और तीनों के अलग अलग फॉर्मूला मैंने आपको पूरा क्लास में प्रूव करवाए हैं, किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, सब कुछ मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बात कर दूं कि एक मैंने जब बोर्ड पे जब लास्ट में मैंने लेक्चर को छोड़ा था, उसके बाद ये लॉकडाउन लगा जो भी है तो स्कूल बंद हो गए, तो उससे पहले जब बोर्ड पे मैंने लास्ट में इलस्ट्रेशन जहाँ पे छोड़ा हुआ था वो आप ध्यान से देखो तो एक्सरसाइज का 11.3 नंबर वाला एग्जाम्पल कर रहे थे हम लोग। आपको सही कैसे पता चला, क्योंकि मैंने लास्ट जब आपका ये लेक्चर लेना था उससे पहले मैंने चेक किया था क्लास में मैंने क्या पढ़ाया, तो मैंने बोर्ड वर्क का फोटो चेक किया तो उसमें मैंने ये लास्ट टाइटल लगाया था और उसके बाद मतलब स्कूल स्टार्ट ही नहीं हुई। ठीक है, तो वहां से मैंने ट्रैक किया था। अब मैं आपको ये जो एक्सरसाइज का तीसरा एग्जांपल है वो मैं आपको करवा दूँ। क्या कहता है, आप देख सकते हो, बुक में क्वेश्चन पढ़ सकते हो अच्छे से कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे इंक्रीज होता है। ये रेजिस्टेंस क्या है वो वायर के साथ मैंने आपको क्लास में बताया था, और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है वो भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करवाया था फेज डायग्राम से। लिक्विड, सॉलिड, गैस स्टेट होता है, उसमें कुछ कर्व होते हैं, जैसे कि फ्यूजन कर्व होता है, वेपराइजेशन कर्व होता है, सप्लीमेशन कर्व होता है। वो मैंने बोर्ड वर्क पे लास्ट में आप फोटो देख सकते हो, बोर्ड वर्क पे मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया था, थोड़ा थोड़ा बताया था, लेकिन एग्जाम्पल सॉल्व नहीं हुआ था। तो आज एग्जाम्पल सॉल्व कर देते हैं। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, उसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, बुक में देख सकते हो, R = R0 1 + अल्फा T - T0, ऐसा कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, आप बुक में देख सकते हो आपको। और मैंने बताया था कि इसमें R0 मतलब T0 इनिशियल टेम्परेचर है, रेफरेंस टेम्परेचर या इनिशियल कह सकते हैं। इनिशियल टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होगा उसे R0 में, T0 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस होगा R0, और फाइनल टेम्परेचर T में जो रेजिस्टेंस होगा वो R हो जाएगा। और अल्फा जो उसे एक्सपांशन कहते हैं, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन या कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ही मान लोगे। तो ये तो कांस्टेंट है, अल्फा तो क्या है, कांस्टेंट है, जो अगर वैल्यू में है तो हम उसे ले लेंगे, नहीं है तो उसे फाइंड करना होगा।
समझ में आया? ठीक। अब जैसे क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, थर्मोमीटर का ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आपको गिवन है, उसका टेम्परेचर कितना है वो आपको दिया हुआ है 273.16 केल्विन। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या मैं आपको बताया लास्ट टाइम, ठीक है। और उस वक्त उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ 101.6 ओम, मतलब कि इनिशियल टेम्परेचर हम किससे मान लेंगे, इनिशियल टेम्परेचर हम मान लेंगे T0 इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। ये जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है उसी के टेम्परेचर को हम रेफरेंस टेम्परेचर मान लेंगे, इनिशियल टेम्परेचर मान लेंगे, और उसी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है उसे हम कहेंगे R0, और उसकी वैल्यू गिवन है 101 पॉइंट, आप बुक में देख सकते हो 6 ओम, ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर T0 फाइंड है, R0 दोनों वैल्यू गिवन है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपको अंदर ऐसे दिया हुआ है कि लीड की बात की है कि लीड में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका टेम्परेचर दिया हुआ है 600.5 केल्विन, और उसका रेजिस्टेंस है 165.6 ओम, मतलब कि जब लीड का टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर T ले लेते हैं, लीड का टेम्परेचर अगर आपको गिवन है 600.5 केल्विन और रेजिस्टेंस उस वक्त है 165.5 ओम, इतना रेजिस्टेंस है। तो आप इजीली समझ सकते हो कि सर किस तरीके से सॉल्व करना, कुछ भी नहीं, ये फॉर्मूला तो गिवन बहुत इजी हो जाएगा सवाल, ठीक है। फॉर्मूला गिवन, देख इनिशियल टेम्परेचर मान लिया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जब इतना टेम्परेचर था तब रेजिस्टेंस क्या है 101.6 थर्मोमीटर, और जो लीड जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो मेटल है, लीड की बात करते हैं, तो उसका टेम्परेचर जब इतना हुआ तब रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो गया 165.5, यहाँ से इतना इंक्रीज हुआ रेजिस्टेंस। अब आप देख सकते हो इस फॉर्मूला में 1, 2, 3 और 4 चार वैल्यू गिवन है, तो आप निकाल सकते हो क्या अल्फा, और वैसे भी आप क्वेश्चन में देख सकते हो अल्फा गिवन नहीं, तो पहले अल्फा निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको अल्फा फाइंड करना है इधर से, तो आप अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ से, तो R0 डिवाइड में जाएगा, R डिवाइड बाय R0 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, ठीक है। ये R0 को डिवाइड में लिया, अब ये 1 को इस तरफ ले लो आप, तो R डिवाइड बाय R0 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा T माइनस T0 हो जाएगा, क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ एलसीएम लोगे तो R0 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, R माइनस R0 डिवाइड बाय नीचे क्या रहेगा R0, और ये T माइनस T0 नीचे ले देते हैं साथ में, इज इक्वल टू अल्फा। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, आर यू रेडी? आप यहाँ से आपको कैलकुलेटर आपके पास सकते हैं, मेरे पास कुछ है नहीं, बस मैं आपको हिंदी दूंगा, बहुत फास्ट हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है, स्पीड मेथड 3 वीडियो में लेक्चर, मतलब ये चैप्टर को हमें खत्म करना है। अब देखिए इसमें R की वैल्यू आपको पता है, R0 भी पता है, R माइनस R0 अगेन T माइनस T0, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा इधर लेंगे, तो कुल मिला के आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी, अल्फा इज इक्वल टू कैलकुलेटर से कर सकते हो, आंसर निकाल लेना, तो आपको अल्फा मिलेगा 0.00192, और साथ में उसका यूनिट हो जाएगा केल्विन इनवर्स, इतनी अल्फा की वैल्यू मिलेगी। आप खुद से निकाल सकते हो कैलकुलेटर से, थोड़ा फास्ट करना, साथ में काम करना, स्टॉप करके करोगे। ये R माइनस R0, R0 T0 सारी वैल्यू गिवन है, सब यहाँ पे रख दो, अल्फा मिलेगा, निकाल लिया, ओके निकाल लिया, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर बताया उसने कि थर्मोमीटर का रेजिस्टेंस जब इतना था, इतना 101.6 था और 165.5 इतना रेजिस्टेंस हुआ इतना टेम्परेचर। अब ये रेजिस्टेंस 101.6 से इतना नहीं, कुछ और दिया हुआ है, जैसे कि 123.4 उस वक्त टेम्परेचर कितना होगा, जब इतने टेम्परेचर में इतना रेजिस्टेंस है, ओके। जब टेम्परेचर इतना हुआ तो रेजिस्टेंस इतना होगा। अभी बताया कि रेजिस्टेंस यहां से बढ़कर 123.4 हुआ तो टेम्परेचर कितना होगा आपको फाइंड करना है। मतलब कि सेकंड क्वेश्चन में आप ऐसे मान लो, सेकंड क्वेश्चन कि T0 की वैल्यू तो वही लेंगे 273.16 केल्विन, यही वैल्यू, R0 की वैल्यू भी सेम 101.6 हो, बट यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, जब रेजिस्टेंस आपको गिवन होगा 123.4, और आप कहोगे सर यही फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, इसमें चेंज क्या होगा, T आपको फाइंड करना, लेकिन अल्फा रिक्वायर्ड है, तो अल्फा तो आपने पहले से निकाल दिया, तो इस फॉर्मूला में सब सब्जेक्ट क्या करेंगे T, इसको सब्जेक्ट करेंगे T को, समझ में आ रहा है? पहले हमने क्या निकाला, ये चारों वैल्यू से अल्फा निकाला, अब अल्फा तो फाइंड कर लिया है, अब R0 T0 है, अब T फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है T, तो T को सब्जेक्ट करेंगे, तो इस फॉर्मूला से T को सब्जेक्ट कैसे करेंगे, R डिवाइड बाय R0,
इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। ये आर जीरो को डिवाइड में ले लिया, ये 1 इस तरफ ले लो, एलसीएम भी साथ में कर देता हूँ। तो आर माइनस आर जीरो डिवाइड बाई आर जीरो इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस टी जीरो। क्या समझ में आई स्टेप? जब 1 को माइनस में यहाँ पे लिया हो नहीं, इसका एलसीएम लूंगा तो आर जीरो ऊपर जाएगा, आर माइनस आर जीरो बाय आर जीरो, वही लिखा हुआ। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? टी, अल्फा नीचे ले लो, आर माइनस आर जीरो डिवाइड बाय आर जीरो इंटू अल्फा इज इक्वल टू इस तरफ हो जाएगा टी माइनस टी जीरो। अब हमें क्या फाइंड करना है? टी फाइंड करना है, तो टी को सब्जेक्ट करो, ये प्लस में चला जाएगा, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए प्लस में जाएगा, टी जीरो प्लस ये पूरा स्टेप आर माइनस आर जीरो डिवाइड बाय आर जीरो इंटू अल्फा। तो आप देख सकते हो कि इस फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट कर दो। देख टी जीरो की वैल्यू क्या लोगे? ये दिया हुआ गिवन है, आर माइनस आर जीरो की गिवन है, आर जीरो इंटू अल्फा आपको यहाँ से अप्लाई यही लेना चाहिए। तो इसका आंसर निकलेगा टी इज इक्वल टू, जो फाइनल टेम्परेचर जो फाइंड करना है वो आप निकाल सकते हो 384.283 केल्विन। क्या आंसर? कितना आंसर हो जाए? क्लियर? तो एक बार फास्ट में थोड़ा हाईलाइट कर दूं और एक्सरसाइज का थर्ड एग्जांपल है कि अगर थर्मोमीटर का रेजिस्टेंस इतना है तब टेम्परेचर इतना 3.1 वाटर का, और जब रेजिस्टेंस इतना हुआ तो टेम्परेचर इतना हुआ, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ गया उसका। ठीक है, लेड के अंदर। तो अब हुआ क्या उसके बाद कि जब उसने बताया कि ये जो दिया हुआ है वैल्यू, उससे पहले मैंने कांस्टेंट निकाली अल्फा इतनी वैल्यू, फिर उसने बताया कि जब रेजिस्टेंस इतने से बढ़कर इतना हुआ तब टेम्परेचर कितना बढ़ा होगा, तो टेम्परेचर बढ़ा कितना? 384.83 केल्विन। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज का थर्ड एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने क्लास में लास्ट में छोड़ा हुआ था वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया लेक्चर। ठीक है, ओके। अब थर्मल एक्सपांशन के कुछ एग्जांपल हमें सॉल्व करना है, जैसे कि मैंने आपको लीड लाइन वाला जैसे दिया था या क्लास में आपने सॉल्व किया था, प्रॉब्लम भी हुआ था डायमीटर में, क्योंकि डेल्टा डी फाइंड करना था और आपने सॉल्व भी किया था। ठीक है, अब उससे थोड़ा आगे बढ़ जाता है, जैसे कि एक्सरसाइज में बात की जाए तो 11.4 VSQ लेवल का है, 11.5 में आपको बात में करवाऊंगा, मैं 6 की बात कर रहा हूँ सीधा। 11.6 एक्सरसाइज 11.6 आपको अच्छे से मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं फिर आपको बता देते हैं। ठीक है, उसने बताया कि 1 मीटर की बड़ी लंबी से स्टील टैप है, टैप मतलब कि जो स्केल यूज करते हैं ना, मीटर स्केल, जैसे 1 मीटर स्केल होती है, तो 1 मीटर स्केल को हम क्या मान लेंगे? 100 सेंटीमीटर की स्केल, तो एक स्टील की स्केल है। ठीक है, उसका 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनिशियल में, जब ये स्केल की लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर, तब टेम्परेचर क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसने बताया कि जब हॉट डेज, समर डेज, जैसे कि अभी समर डेज चल रहा है, 45-46 टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, तो 27 से टेम्परेचर बढ़ा और 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अब उसकी रियल लेंथ क्या होगी? पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो बहुत इजी है, आप समझो। मैं आपको कह दूं कि लेंथ ऑफ स्टील के पहले है क्या? स्टील की जो टैप है उसकी लेंथ कितनी है? आप देख सकते हो, इनिशियल लेंथ मान लो उसे 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर दैट मींस 100 सेंटीमीटर हुआ स्टील टैप। तब उसका टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इतना होता है उसमें। ओके, और उसकी लेंथ, अब जो फाइनल लेंथ है जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, और कितने टेम्परेचर पे? टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या फाइंड करना है? फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ ऑफ स्टील टैप। ठीक है, तो फाइनल लेंथ फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको याद है अच्छे से, LF इज इक्वल टू LI 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, या डेल्टा टी कर दो तब भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई समझ में आया? ये फॉर्मूला याद है कुछ? लीनियर एक्सपांशन का लेंथ वाला, फिर एरिया एक्सपांशन का डेल्टा ए वाला था, AF इज इक्वल टू EI वाला, याद है 1 प्लस बीटा आता है यहाँ पे 2 अल्फा डेल्टा टी, और 3 डायमेंशनल है तो VF इज इक्वल टू VI 1 प्लस गामा डेल्टा टी, अदरवाइज 3 अल्फा डेल्टा टी, कोई भी यूज कर सकते हो उसमें से। लेकिन यहाँ पे 1 डायमेंशनल बात हो रही है, स्टील लेंथ, मतलब कि लेंथ की बात चल रही है मीटर स्केल की, तो हम 1 डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करेंगे LF वाला। ठीक है, अब LF फाइंड करना है हमें, तो LF इज इक्वल टू LI, इनिशियल लेंथ क्या है उसकी? 100, 1 प्लस अल्फा जो स्टील का लीनियर एक्सपांशन, जो क्वेश्चन में गिवन होगा आप देख सकते हो अंदर,
बुक साथ नहीं रखना, नोटबुक, बुक, कैलकुलेटर सब कुछ साथ में होना चाहिए। आप देख सकते हो उसमें अल्फा गिवन है 1.20 इंटू 10⁻⁻⁵, 1.20 इंटू 10⁻⁻⁵, और डेल्टा टी आप देख सकते हो इन दोनों को माइनस करो उधर, या आप केल्विन में भी कर सकते हो। केल्विन में पहले कन्वर्ट करो, 27 प्लस 273 करो 300, फिर इसमें 273 प्लस करो, फिर दोनों को माइनस करो, वो भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिग्री सेल्सियस में भी डायरेक्ट माइनस करोगे तब भी चलेगा। जैसे 45 माइनस 27 इज व्हाट, तो मैं मान सकता हूँ 18, कितना हो जाएगा 18 होगा। 45 में से 27 माइनस करोगे तो हाँ 18 होगा, ठीक, तो 18 हुआ। अब इसके हिसाब से सॉल्व कर दो तो LF इक्वल टू आंसर क्या आएगा 100, 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये सब करोगे तो ओवरऑल मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैं पहले करूँ 18 का मल्टीप्लाई करो, इससे हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको करना क्या है, ये जो -5 इतना पॉइंट पीछे लेके जाओ। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई आंसर आया कि 21600 कुछ आया, तो आप उसे 0.1 2 3 5 पॉइंट पीछे लेके जाओगे तो 0.0216 ऐसा कुछ आंसर आएगा। 0.0216 के आसपास को जो आंसर आएगा तो वो फिर इसके साथ प्लस करोगे तो 1.0216 हो जाएगा। फिर उस आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा 100.0216 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा स्टील की जो टैप थी। मतलब अभी कुछ लोगों को तो एग्जाम्पल में समझ नहीं आ रहा, मैंने अकेला खुद कर दिया। मैं आपको इतना बताता हूँ, मीटर स्केल समझना चाहिए। स्टील की स्केल, इसका टेम्परेचर क्या 27, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब कि बढ़ गया, समर डेज हुआ तो 45 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इसका डायमेंशन मतलब इसकी लेंथ बढ़ेगी टेम्परेचर की वजह से। वो बढ़ी कितनी हुई, क्या हो रही लेंथ समझ रहे हो ना, कितनी थी 100 हुई, कितनी 100.0216 सेंटीमीटर, मतलब कितना इंक्रीज हुई लेंथ 0.0216 सेंटीमीटर, कुछ ज्यादा नहीं आया समझ में क्वेश्चन पक्का। तो जो मीटर स्केल थी 100 सेंटीमीटर वाली तब उसका टेम्परेचर 27 था, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ा 45 हुआ तो अब उसकी लेंथ भी इंक्रीज हुई और इतनी हुई, वो जो फाइनल लेंथ हमने फाइंड की 100.0216 सेंटीमीटर। रेडी। लेकिन क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको कि मीटर स्केल के साथ साथ अंदर ऐसा भी पूछा है उसने कि मान लो कोई स्टील का मेटालिक रोड है, अब स्केल की बात नहीं है, स्टील का रोड है, ठीक है, और उसकी लेंथ जैसे उसने बताया, मैं आपको फिगर से थोड़ा ड्रॉ करके समझाऊं, हालांकि नहीं ड्रॉ करके चलेगा, ये स्टील रोड है और ये बता रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब था तब इस स्टील रोड की जो लेंथ थी वो लेंथ उसने बताई 63 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ जब मेजर की होगी कौन सी स्केल से, ये वाली स्केल से, भाई इतने टेम्परेचर पे मेजर की तो वही स्केल होगी, जो लेंथ नहीं इंक्रीज हुई तो वही स्केल होगी। जब 27 डिग्री सेल्सियस पे हमने स्केल की बात की तो स्केल की लेंथ तो 100 सेंटीमीटर है। जब इससे मेजर किया इस मेटालिक रोड को तो उसकी लेंथ इतनी है, लेकिन अब जो स्केल है जो 45 डिग्री सेल्सियस पे वो तो ये वाली है, तो इसको आप अगेन मेजर करोगे तो इसकी लेंथ में कुछ चेंजेस आएगा। तो आप मान लो कि जब 100 सेंटीमीटर स्केल थी तब आपने लेंथ कितनी मेजर की, लेंथ ऑफ रोड कितनी 63 सेंटीमीटर। तो आप सोचो कि स्केल कितनी लेंथ की हो गई 100.0216 सेंटीमीटर स्केल है, तो लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ, यही हमें फाइंड करना है। समझ पाया क्वेश्चन, ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 100.0216 क्रॉस 63 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ से आपको लेंथ मिलेगी L इज इक्वल टू, यहाँ तो मैं लिख देता हूँ, ज्यादा स्पेस यूज नहीं करते, तो वो आपको आंसर मिलेगा, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो 63.0136 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको क्वेश्चन में पक्का समझ में आया हो, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके के एग्जांपल एक्सपांशन वाले आएंगे, लीनियर के लिए, एरियल एक्सपांशन के लिए, वॉल्यूम एक्सपांशन के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है, हो जाएगा आराम से। चलो नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे लेंथ वाला फॉर्मूला, एरिया वाला भी याद होना चाहिए, वॉल्यूम वाला भी याद होना चाहिए, रेजिस्टेंस के लिए। बस वही एक्सपांशन के एग्जांपल में आपको सॉल्व करवाऊंगा आज के लेक्चर में, वही चलेगा जो एक्सपांशन रिलेटेड एग्जांपल या कैलोरीमीटर के एग्जांपल हो जाए एक दो तो वो भी करवा देते हैं, ठीक। तो एक्सपांशन के फॉर्मूला यूज करो, जैसे कि मीटर स्केल थी, टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी लेंथ बढ़ गई,
जब स्केल 100 की थी तो मेटालिक रोड का मैंने लेंथ मेजर किया तो इतना, लेकिन जब स्केल की ही लेंथ बढ़ गई मेटालिक रोड की भी चेंज होगी तो वो इतनी होगी। ठीक है, तो इस तरह का एग्जांपल था एक्सरसाइज 11.6 नंबर वाला। उसके बाद थोड़ा जो होते हैं तो एक्सरसाइज नंबर 11.7 की बात करें। ठीक है, तो 11.7 में आपको बताया क्या, पहले वो चेक कर लेते हैं। तो उसमें ऐसा बताया हुआ है कि जैसे कि एक बड़ा सा व्हील है और उस व्हील के जो आप कह सकते हो शाफ्ट पे उसे फिट करते हैं, वो रिंग वाला जैसे मैंने बताया उसका एग्जांपल है। तो शाफ्ट पे उसे फिट करना चाहते हैं और 27 डिग्री सेल्सियस पे जो शाफ्ट है उसका जो डायमीटर है वो 8.70 सेंटीमीटर है और जो व्हील है उसका डायमीटर, व्हील के अंदर का मतलब जो होल है उसका डायमीटर है 8.69 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसने बताया कि अगर इस मतलब कि जो शाफ्ट था उसे आइस से मतलब थोड़ा कूल कर दिया ताकि वो फिट करना था, वो रिंग को फिट करने के लिए उसे थोड़ा कूल कर दिया। तो कूल करने के बाद हुआ क्या, उसका कितना टेम्परेचर ऐसा हुआ कि वो उस पर फिट हो गया, मतलब कि जो व्हील पे जो फिट होना था वो फिट हो गया शाफ्ट पे व्हील। वो कब फिट होगा, कितने टेम्परेचर पे फिट होगा वो हमें फाइंड करना है। फिर आपको अल्फा भी गिवन है 1.20 × 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स हो जाएगा। अब जैसे कि इस एग्जांपल को मैं आपको कैसे बताऊंगा, हो जाएगा, बहुत इजी है, टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं। जैसे मान लो साइकिल देखिए आप, बाइसिकल, उसका जो टायर होता है टायर, तो उसमें जो शाफ्ट वाला एरिया उस पर जो पूरा व्हील मतलब कि व्हील है उसमें शाफ्ट मतलब पूरा उसे फिट करना चाहते हो। ठीक है, तो आप उसे फिट करने के लिए क्या करोगे, जैसे जो टायर है उसका जो होल है उसका डायमीटर कम है, आप देख सकते हो उसकी डायमीटर क्या दी है, मैं पहले आपको वैल्यू लिखवा दूं। जैसे कि D1 D2 दो डायमीटर है और T1 T2 टेम्परेचर पे, तो पहली डायमीटर दी हुई है शाफ्ट की, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायमीटर ऑफ शाफ्ट, जो देख सकते हैं D1 8.70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो D1 कितना है 8.70 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो आपको व्हील की डायमीटर दी हुई है, ठीक है, डायमीटर ऑफ व्हील या डायमीटर ऑफ व्हील भी कह सकते हो आप, या तो एक होल का भी कह सकते हो। उसमें दिया हुआ है D2 = 8.69 सेंटीमीटर। आपको लोगों को समझ नहीं आएगा, इसी समझा देता हूँ। बाइसिकल देखिए, उसमें ठीक है, उसमें टायर का जो एरिया होता है, पूरा व्हील की बात नहीं कर रहा, जो टायर वाला एरिया, उस टायर का जो होल होता है उसकी डायमीटर कितनी, 8.69। ठीक, और जो व्हील है उसकी डायमीटर कितनी, 8.70। तो अब सोच, टायर का जो होल है वो कम है और व्हील ज्यादा है और इसे ऊपर फिट करना है, तो क्या करना चाहोगे आप, जो व्हील वाला एरिया है, समझ रहे हो ना, शाफ्ट वाला, उससे उसकी डायमीटर को डिक्रीज करना चाहते, कम करना चाहते। तो अब मैं आपको कह दूं, इनिशियल क्या मान लोगे आप, 8.70, और फाइनल करना कितनी है, 8.16, तब जाके वो टायर फिट हो जाए। नहीं है, अगेन समझा, जो बाइसिकल का जो व्हील होता है उसकी डायमीटर है 8.70, ओके, और उस पर जो टायर हमें फिट करना है उसकी डायमीटर कितनी, 8.16। तो अब व्हील की डायमीटर को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो डिक्रीज करने के लिए आप डायमीटर डिक्रीज कर रहे हो, तो इनिशियल थी कितनी, 70, डिक्रीज करने के बाद फाइनल कितनी, 69। टेम्परेचर ऑफ आइस, उसने बताया कि आइस से कर रहे हो ना, कोल्ड आइस से कर रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हम उसका मान लेते हैं टेम्परेचर। ठीक है, अब इनिशियल था कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, और आइस के जो टेम्परेचर होता है वो हम 0 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। तो इनिशियल टू फाइनल वो भी समझना है आपको, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 27 ही रहेगा। फाइनल क्या है, 0, इनिशियल क्या है, 27, डिक्रीज किया ना, टेम्परेचर डिक्रीज करवाया, क्योंकि हमें भी डायमीटर डिक्रीज करना है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, 27 डेल्टा टी हो जाएगा, अल्फा भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सर एग्जांपल सब कुछ समझना है, सॉल्व कैसे करें, कैसे जो बाइसिकल का जो व्हील है उसका वन डायमेंशनल में कैलकुलेट करोगे या 2 डायमेंशनल, डिस्क नहीं है, डिस्क होता तो 2 डायमेंशनल होता, बट व्हील है और टायर की बात चल रही है तो 1 डायमेंशनल होगा। तो 1 डायमेंशनल के फॉर्मूला तो हम यही यूज करते हैं, लेंथ फॉर्म, पर यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है डायमीटर का, तो हम इसे डायमीटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे लीनियर एक्सपांशन का, लीनियर एक्सपांशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा,
जैसे कि हम लिख सकते हैं D1 इज इक्वल टू D2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी पर इज तो परेशान। वैसे तो फॉर्मूला हम DF लिखते हैं, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल, बट फाइनल और इनिशियल वो तो मैंने आपको पहले बताया था। फाइनल इनिशियल हम किसे मानने वाले 70 8.70, फाइनल किसे मानने वाले 8.69 को। तो यहाँ पे हम E2 लिखेंगे, फाइनल अगर उसे मानना है ना भाई, मैंने भाई तो फाइनल किसे मानना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि D2 इज इक्वल टू D1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मैंने फिर से फॉर्मूला लिख दिया, मैं आपको समझा देता हूँ अगेन, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये डायमीटर कौन सा है फाइनल, ये कौन सा इनिशियल। इनिशियल किसे माना 8.70 को, फाइनल किसे माना 69 को, क्योंकि हमें डायमीटर डिक्रीज करना है, ठीक है। तो डायमीटर हमें डिक्रीज करना है, तो हमें इस कितने टेम्परेचर पे ये डायमीटर डिक्रीज होगा वो टेम्परेचर भी हमें फाइंड करना है। तो देख D2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से लो 8.69 इक्वल टू D1 की वैल्यू क्या है 8.70, देन 1 प्लस अल्फा गिवन है 1.20 इनटू 10 रेज़ टू, आप देख सकते हो उसमें वैल्यू अल्फा की गिवन है -5, और डेल्टा टी में हम लेंगे T माइनस T0, मतलब इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा 27 डिग्री सेल्सियस। अब जो मैं आपको आगे रिपीट करवा देता हूँ, जैसे कि जो व्हील था उस पर टायर को फिट करना था, तो व्हील की डायमीटर डिक्रीज करवा, तो उस व्हील जब 27 डिग्री सेल्सियस पे डायमीटर इतनी थी, और जब इतनी डिक्रीज करवाना है जैसे कि 70 से 69 करवाना है, तो कितना टेम्परेचर होगा वो T हमें फाइंड करना, T हमें समझ पाया। ओके, अब इसमें जब T को पहले सब्जेक्ट कर दो तब भी इजी हो जाए। ओके, इसे डिवाइड करेंगे तो 8.69 डिवाइड बाय 8.70, और ये 1 भी माइनस में ले लो, -1 इज इक्वल टू 1.20 इंटू 10 रेज़ टू -5 T माइनस 27, ठीक है। ये एलसीएम लो तो ये माइनस में ऊपर चला जाएगा, 8.69 माइनस 8.70 डिवाइड बाय 8.70 मल्टीप्लाई बाय ये डिवाइड में ले लो 1.20 इंटू 10 रेज़ टू -5 इज इक्वल टू T माइनस 27। इसे आप सॉल्व करोगे और ये 70 को इस तरफ प्लस में ले लो, जो भी आंसर आता है इसका उसे प्लस में लोगे तो आपको फाइनली आंसर जो मिलेगा वो मेरे हिसाब से आपको लेना पड़ेगा 20410, ठीक है। इतना आंसर उसने दिया है, लेकिन याद रखना अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपका एग्जाम्पल में। क्या उसने आंसर केल्विन में दिया हो, तो ये जो 27 जो टेम्परेचर इनिशियल है वो डिग्री सेल्सियस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि T1 टेम्परेचर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 27 डिग्री सेल्सियस है, तो उसे केल्विन कर दीजिए। 27 प्लस 273 तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है, क्योंकि आंसर केल्विन तो केल्विन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए 27 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन, अब आप कहोगे सर आंसर केल्विन में हमें कैसे पता चलेगा, तो आप टेंशन नहीं लो, आप क्वेश्चन देखो 11.7 क्वेश्चन के अंदर अल्फा की जो वैल्यू केल्विन इनवर्स है, अल्फा जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू केल्विन इनवर्स है, तो हमें पता चल जाएगा केल्विन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो 27 का केल्विन कितना हुआ 300, तो यहाँ पे 27 नहीं लेना, हमें क्या लेंगे 300, इधर भी लेंगे 300, इधर हो जाएगा 300। अब आपका आंसर ये आएगा 204 केल्विन, मतलब ये इतना टेम्परेचर हो तब जाके वो फिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में समझ में आया होगा, मतलब कि इजी है, ये वन डायमेंशनल जो था वही वन डायमेंशनल, कोई चेंजेस। इसी तरीके के क्वेश्चन है कि इनिशियल है, फाइनल फाइंड करो, कांस्टेंट निकालो, फाइनल टेम्परेचर निकालो, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, उसी तरीके के एग्जांपल आने वाले, ठीक है। 11.8 आपको मैंने करवा दिया, 9 भी हो गया, उसके बाद थोड़ा कर दिया 11.10 की बात, ठीक है। तो 11.10 वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, बहुत इजी ये भी हो जाएगा यार, खुद से करोगे ट्राई तो हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। और फिर भी थोड़ी स्पेस यूज कम करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं उसमें दिया क्या होगा, बहुत इजी। जैसे सबसे पहले आपको बता दूं उसमें क्रास का मेटालिक बार, एक क्रास का बार है और दूसरा स्टील का बार है, मतलब कि दो मेटालिक रोड्स है, जैसे क्रास मटेरियल है और दूसरा स्टील का है। जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, आपको समझना है, ये मेटालिक बार है और इधर एक मेटालिक बार, दोनों में मेटालिक, ठीक है। ये प्लास्टर और ये स्टील, दोनों मटेरियल। ओके,
अब दोनों की लेंथ, जैसे मैं ब्रास की बात की है तो ब्रास वाले वायर की जो लेंथ है सेम, मतलब दोनों की सेम, लेंथ ऑफ ब्रास लेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल टू 50 मीटर, दोनों की सेम देख सकते हो, और 50 सेंटीमीटर सॉरी, मतलब कि ब्रास और स्टील दोनों मेटालिक बार की लेंथ सेम है, कितनी 50 सेंटीमीटर, और दोनों की डायमीटर भी दोनों का सेम है, डायमीटर ऑफ ब्रास डायमीटर ऑफ स्टील इज इक्वल टू, और क्वेश्चन नहीं किया आप देख सकते हो 3 मिलीमीटर, कितना हो गया 3 मिलीमीटर हो जाएगा, इतनी भी वैल्यू दी है। उसके बाद आपको बताया कि टेम्परेचर, चेंजिंग टेम्परेचर कितना हुआ, मतलब तो दोनों को कंबाइन कर दिया, इन दोनों को यहां से कनेक्ट कर दिया, मतलब कि अब फिगर की ऐसी सिचुएशन होगी, दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया, बीच में से कंबाइन कर दिया, ये ब्रास है और ये स्टील बार है, दोनों को कनेक्ट कर दिया, ये भी 50 सेंटीमीटर ये भी 50 सेंटीमीटर, दोनों की डायमीटर भी सब, मतलब कि जितना वायर ये ब्रास का है उतना ये स्टील का है, और दोनों को यहां से कनेक्ट कर दिया, ऐसे सिचुएशन। ओके, अब उसने बताया कि जब इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था और फाइनल टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि इनिशियल T1 40 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनल T2 250 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि इतने टेम्परेचर में 50 सेंटीमीटर लेंथ थी दोनों, और टेम्परेचर 40 से सीधा 250 कर दिया, इतना 210 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो क्या दोनों की लेंथ इंक्रीज हुई, दोनों की लेंथ में चेंजेस आएगा, तो टोटल इंक्रीज इन कंबाइंड लेंथ कितना होगा वो आपको नहीं करना, तो वो टेंशन नहीं लेना, पहले दोनों को अलग अलग निकालो फिर फाइनल निकालो, मतलब कैसे, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, जैसे मैंने पहले ब्रास का निकाला जाता हूँ तो फॉर्मूला याद रखो, डेल्टा एल ब्रास इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा डी, फॉर्मूला याद रखो, 1 डायमेंशनल, यही फॉर्मूला मैंने फिर इससे ही वाला सॉल्व करवाया था आपको क्लास में, याद होगा, ये मेन फॉर्मूला है, डेल्टा एल इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा डी, लेकिन पहले ब्रास के लिए है तो ये ब्रास के लिए लिख देते हैं, ब्रास ब्रास ब्रास, ओके, यही फॉर्मूला सेम यूज करेंगे स्टील के लिए, डेल्टा एल एस स्टील अल्फा स्टील एल स्टील डेल्टा टी स्टील, अरे यार ये सुनो, अब देख इसमें लेंथ ऑफ ब्रास 50, लेंथ ऑफ स्टील 50, वो दोनों में से चल, डेल्टा टी क्या है 250 माइनस 40 मतलब 210, तो इसमें भी 210 आएगा, इसमें भी सर, मतलब कि एल डेल्टा टी दोनों में से है, तो क्या डिफरेंट होगा, सिर्फ अल्फा, इसका जो कोएफिशिएंट होगा अल्फा वो अलग होगा ब्रास का और स्टील का, दोनों का अलग अलग होगा, और वो दोनों क्वेश्चन में आपको दिया होगा, दिए हुए, ठीक है, दोनों दिए हुए, जैसे कि उसने पहले ब्रास का दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵ और स्टील का दिया हुआ है 1.2 × 10⁻⁵, तो अल्फा ब्रास 2 × 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स, और अल्फा स्टील 1.20 × 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स, दोनों की वैल्यू दी है। अब क्या करोगे, बोलो, सबसे पहले क्या निकालोगे, डेल्टा एल बी, तो डेल्टा एल बी में क्या, अल्फा एल बी की वैल्यू यहाँ रख दो, एल बी क्या है 50, एंड देन डेल्टा टी 210, इसमें से ये माइनस करोगे डेल्टा टी हो जाएगा, फिर आप डेल्टा एल बी की वैल्यू लेंथ, मतलब कि ब्रास के मेटालिक बार में कितनी लेंथ इंक्रीज हुई वो आप निकालोगे, तो उसका आंसर आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेट 0.126 सेंटीमीटर, इतना कुछ आएगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद बात करते हैं स्टील की, तो स्टील में जो चेंज इन लेंथ होगा उसका आंसर आप निकाल लेना यहाँ से, इस फॉर्मूला से, अल्फा एस रखो, एल एस 50 एंड डेल्टा टी एस वही 210, तो आपको आंसर मिलेगा इसमें 0.221 सेंटीमीटर, 0.210 सेंटीमीटर। अब आपको फाइनल जो आंसर पूछा हुआ है तो हम लिख सकते हैं टोटल इंक्रीज, मतलब टोटल जो अब चेंज हुआ इन कंबाइन, टोटल लेंथ इंक्रीज, टोटल लेंथ इंक्रीज इन कंबाइन, कंबाइन जो हमें फाइंड करना है वो हम निकाल सकते हैं, डेल्टा एल इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एल बी प्लस डेल्टा एल एस, मतलब इन दोनों को प्लस कर दो आप, 0.126 प्लस 0.210, तो आंसर आपको मिलेगा डेल्टा एल इज इक्वल टू
मतलब जो फाइनल आंसर है 0.336 सेंटीमीटर। आया समझ में? नहीं आया तो फिर से एक बार रिपीट करना होता हूँ। दो अलग अलग मटेरियल के मेटल का, जैसे ब्रास का, दूसरा स्टील का, दोनों की लेंथ सेम, डायमीटर सेम और टेम्परेचर बताया हुआ कि टेम्परेचर यहाँ से यहाँ इतना इंक्रीज करवा है। अब टेम्परेचर बढ़ाओ तो 100% लेंथ इंक्रीज होगी, तो ब्रास की भी इंक्रीज हुई, स्टील की भी इंक्रीज हुई। फॉर्मूला दोनों में सेम अप्लाई किया, लेंथ सेम है, चेंजिंग टेम्परेचर सेम है, दोनों का अल्फा डिफरेंट है, दोनों का अल्फा चेंज किया तो चेंजिंग लेंथ दोनों की फाइंड की, फिर कंबाइन का कितना इंक्रीज हुआ तो दोनों को प्लस कर दोगे उतना कंबाइन में इंक्रीज हुआ। ओके, तो ये था एक्सरसाइज का 11.10 नंबर वाला एग्जांपल। तो आपको आई होप के एग्जांपल समझ में आ रहे होंगे। तो कंटिन्यूअस 1 2 3 6 7 8 9 10 तक मैंने आपको कंप्लीटली एग्जांपल सॉल्व करवा दिया एक्सरसाइज के। हो सकती तो मैं आपको फोटो भेजने वाला नहीं हूँ, लेकिन स्क्रीन शॉट ले लेगा ये उतारने के लिए। तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल में डायरेक्टली आंसर लिखोगे तो आपको एक यूज करके लिखना नहीं आता तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैसेज भी भेज सकते हो मेरे। ठीक है, पहले स्क्रीन शॉट ले लो तो एक दो एग्जाम्पल और कर देते हैं। ठीक, ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ये एग्जाम्पल में एक्सपेंशन के रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल की 1 बाय 1 मैं आपको सॉल्व करवाऊँ, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप कहोगे सर 11.6 था 1 डायमेंशनल था, लीनियर एक्सपेंशन था, 11.7 था 1 डायमेंशनल था, लीनियर एक्सपेंशन था, 11.8 था जो हमने रस्सी किया था डायमीटर वाला 2 डायमेंशनल था। ठीक है, 11.9 किया था हमने, उसमें भी 1 डायमेंशनल था। 11.10 आपने करवाया सर तो वो भी 1 डायमेंशनल है। तो मतलब कि 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल तो बहुत डिस्टेंस हो गया, कुछ नया तो 3 डायमेंशनल बाकी रह जाए। ओके, तो एक और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, एक्सरसाइज नंबर 11.11। ठीक है, तो उसमें आपको दिया हुआ है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का वॉल्यूम एक्सपांशन जो कांस्टेंट होता है ना, वॉल्यूम एक्सपांशन मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। ठीक है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, गामा कहते हैं। याद है, गामा मतलब 3 अल्फा भी कह सकते हो, अल्फा भी आप कुछ भी करो, कोएफिशिएंट दिया हुआ है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। जो आपको दिया हुआ है गामा इज इक्वल टू, जैसे क्वेश्चन में आप देख सकते हो गिवन वैल्यू है 49 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। ठीक है, इतनी वैल्यू गिवन है। फिर आपको ये बता रहा है कि उसके टेम्परेचर में 30 डिग्री सेल्सियस जितना इंक्रीमेंट करवाया, बड़ा टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। वैल्यू गिवन क्या है, चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर आपको दिया हुआ डेल्टा टी इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर इंक्रीज करवा, चेंज करवा। तो उसकी डेंसिटी में जो पार्शियल डिफरेंस आएगा वो आपको परसेंटेज में निकालना। अब तो आपको ये प्रॉब्लम होगी कि सर ठीक है, ये वॉल्यूम एक्सपांशन रिलेटेड कांस्टेंट है तो 100% 3 डायमेंशनल का फॉर्मूला यूज करना ही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी कि सर डेंसिटी की बात कर फाइंड करना है, लेकिन फॉर्मूला में डेंसिटी तो है नहीं, तो पहले हम वॉल्यूम एक्सपांशन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बाकी बाद में जो भी समझना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, वॉल्यूम एक्सपांशन का। भाई साहब वॉल्यूम एक्सपांशन का फॉर्मूला भी याद है ना, भूल गए, कहां से याद होगा, चेक कर लेना, याद करो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला BF इज इक्वल टू BI 1 प्लस गामा डेल्टा T। होप आपको समझ में आया। BF इज इक्वल टू BI 1 प्लस गामा डेल्टा T हो जाएगा। ठीक, अब आप कहोगे सर डेंसिटी फाइंड करना है और यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपांशन में तो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप याद करो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय डेंसिटी, यस और नो, हो जाएगा ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय डेंसिटी। तो यही फॉर्मूला इधर अप्लाई कर देते हैं, मास डिवाइड बाय डेंसिटी फाइनल is equal to mass divided by density initial, then 1 plus gamma delta T। आया समझ? हुआ क्या? मैंने आपको ये बताया कि देख वॉल्यूम चेंज होगा, यस, डेंसिटी भी चेंज होगी, वो तो फाइंड करना तो होगा, बट मास थोड़ी ना चेंज होगा, ग्लिसरीन का मास थोड़ी चेंज होगा। तो मैंने मास में फाइनल इनिशियल कुछ नहीं किया, मास चेंज होना नहीं, बट वॉल्यूम से डेंसिटी के फॉर्म में फॉर्मूला को मैंने कन्वर्ट किया, डेंसिटी दिखना चाहिए। ठीक है, अब देख यहाँ से मास तो कैंसिल हो जाएगा,
अब ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला बचा 1 डिवाइड बाय रो है इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय रो आई 1 प्लस गामा डेल्टा टी हो गया। अब ये डेंसिटी को ऊपर ले लो, मतलब इस तरफ ले लेते हैं, रो आई समझ में आया, डिवाइड बाय रो आई इज इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक, अब ये 1 को भी इस तरफ लेके आओ, तो रो आई डिवाइड बाय रो आई माइनस 1 इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। स्टेप वाइज मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, एग्जाम पूरा अच्छी तरीके से समझ में आना, ध्यान लगा के देखोगे वीडियो तो अच्छे से समझ में आएगा। अब देख इसका एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, रो आई माइनस रो है ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेके तो ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय रो है इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी हो गया। अब मैं इनिशियल माइनस फाइनल में देखो चेंज इन डेंसिटी फाइंड करना है ना, वो भी पार्शियली उसका परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो अब ये फाइनल माइनस इनिशियल करना है मुझे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इधर माइनस लिखना पड़ेगा, तो माइनस गामा डेल्टा टी हो जाएगा, इधर डिवाइड बाय रो है तो ऐसे ही करेंगे। और ये जो वैल्यू है डेल्टा रो चेंज इन डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी फाइनल इज इक्वल टू माइनस गामा डेल्टा टी, मतलब कि आपको जो वैल्यू फाइंड करना है वही यही वैल्यू है। पार्शियली जो डेंसिटी में चेंज आएगा वो चेंज इतना होगा, हाँ इसे मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो परसेंटेज में निकल जाएगा, मतलब डेल्टा रो डिवाइड बाय रो है मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा माइनस गामा डेल्टा टी डिवाइड मल्टीप्लाई बाय, दोनों तरफ करेगा मल्टीप्लाई। अब देखिए सर माइनस गामा की वैल्यू क्या है 49 इंटू 10⁻⁻5 और डेल्टा टी की वैल्यू क्या है 30 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ओवरऑल आंसर निकालोगे आप, इससे मल्टीप्लाई करो इससे तो 147 हो जाएगा। अरे सिंपल है ना, 53 147 नहीं होगा, 1470 होगा, क्योंकि 30 है ना, तो 1470 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय ये 2 इसके साथ दे दो तो 10⁻³ होगा, समझ में आया अकेले, ये 10⁻² इसका लिया तो -3 हुआ, 1 2 3 3 पॉइंट पीछे ले गया, -1.47 परसेंटेज के आसपास भी होगा। चेक करेगा आंसर इतना कुछ होगा, हो सकता है ओके इतना परसेंटेज का कुछ आंसर होगा, इतने पॉइंट्स आप पीछे लेके जाओगे तो आपका आंसर मिलेगा। तो परसेंटेज में भी निकाल सकते हो, आप परसेंटेज नहीं लेते काफी कोई प्रॉब्लम नहीं, 49 इंटू 30 किया तो इतना ही होगा ना। ओके तो ये इस तरीके से आपको एग्जांपल 11.11 मैंने करवाया, ये था वॉल्यूम एक्सपांशन वाला फॉर्मूला यूज किया, बहुत इजी तरीके से करवाया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको एग्जांपल मैंने सॉल्व करवाया, जितने थर्मल एक्सपांशन के एग्जांपल थे सब मैंने सॉल्व करवा दिए 1 बाय 1। ओके, अब मैं कहूंगा कि सर ये फर्स्ट वीडियो है, अब मैं कंटिन्यूस अब वीडियो रखने वाला हूँ, जैसे कि चैप्टर 11 के कंटिन्यूस 15 भी मैं कंप्लीट करने वाला हूँ साथ में, तो मैं आज ही पूरे सॉल्व करवा दूंगा, ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग परेशान हो जाओगे। मैंने जितने एग्जाम्पल करवा थोड़ा आराम से करना है। एक्सरसाइज नंबर 1 2 3 6 7 8 9 10 और 11, मतलब 9 एग्जाम्पल वो एक्सरसाइज से कुल मिलाएंगे, तो वो आपको प्रैक्टिस करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मैं आपको बता दूंगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए तो मैं आपको समझा दूंगा, और हो सकता है वीडियो आप फिर से देखो तब की समझ में आए तब बेहतर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे सॉल्व तो ज्यादा एग्जाम्पल करवाना था, लेकिन अभी 5 एग्जाम्पल अभी करवाए तो 40 मिनट्स के आसपास तो वीडियो हो चुका होगा, और इतना इनफ आपके लिए फर्स्ट डोज बात करते हैं वैक्सीन में जैसे लेते हैं इस तरीके से, ये इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है थोड़ा उससे ज्यादा चला, लेकिन आज यहाँ तक रखते हैं। तो 5 एग्जाम्पल मैंने करवाए, लेकिन ये यहाँ तक एक्सपांशन की जितने सब खत्म हो गए, क्योंकि अब 11.12 करवाऊंगा मैं तो कैलोरीमीटर के एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंटिन्यूस एग्जाम्पल करवाना हूँ 12 13 14 15 और 18, मतलब जो एग्जाम्पल है वो मैं कंटिन्यूस आपको करवाऊंगा, एक्सरसाइज खत्म होगी नेक्स्ट वीक। और 2 दिन ये भी बाकी है, तो थर्ड वाले वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 वीडियो में चैप्टर किसी भी तरीके से खत्म कर दूंगा और हो भी जाएगा। राइट, तो पढ़ते रहना अच्छे से, कुछ ना समझ पाए तो वीडियो रिपीट करना, और समझ पाए तो मैसेज जरूर करना, सर लेक्चर में समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।